हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं ऑस्टिन लाकरा और आप सभी का स्वागत है ऑस्टिन एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल में। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन का परिचय। इसमें हम लोग हर एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे, यहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ेंगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाएंगे वैसे वैसे मैं नोट भी प्रोवाइड कराते जाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट का। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो भी सारी चीजें छूट जाएंगी उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, क्लियर है? तो एग्रीकल्चर को ही हिंदी में कहा जाता है कृषि। तो एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है? एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एगर एंड कल्चरा। ओके, मतलब एग्रीकल्चर जो है डिराइव्ड हुआ है या फिर ओरिजिनेट हुआ है या उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, दो शब्द हैं लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड हैं अगर एंड कल्चरा। अगर एंड कल्चरा। ओके, अगर का मीन्स होता है, अगर का मीन्स होता है लैंड या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे भूमि। अगर का मतलब होता है लैंड या फिर भूमि एंड कल्चर हो गया कल्चरा। ठीक है, कल्चरा। कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फिर खेती करना। ओके, समझ में आ रहा है? अगर प्लस कल्चरा, लैंड एंड कल्टीवेशन। ठीक है, तो सिंपल सा ये है, एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के दो वर्ड, दो शब्द अगर एंड कल्चरा से लिया गया है। अगर का मतलब है यहाँ पे लैंड, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन यानी कि भूमि या फिर लैंड पर खेती करना। तो कृषि का मतलब सिंपल सा यही हो गया कि भूमि पर खेती करना, उसी को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है या फिर कृषि कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, एग्रोनॉमी या फिर सस्य विज्ञान। इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश हम लोग दोनों लेके चलेंगे, इससे हिंदी वालों को भी फायदा होगा, इंग्लिश में वो भी जानेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी हिंदी में जानना जरूरी है, क्योंकि कृषि या फिर एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को दोनों चीजें जानना जरूरी है। क्योंकि कल के दिन में आप आरईओ बन जाएंगे, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बनेंगे या फिर एग्रीकल्चर में किसी भी पद में रहेंगे। तो एग्रीकल्चर आप लोग जानते होंगे, मतलब कृषि जो है गांवों में ज्यादा होता है। ठीक है, शहरों में बहुत कम मात्रा में एग्रीकल्चर होता है। तो कृषि अगर गांव में हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को इंग्लिश में आप बताओगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। इंग्लिश में केवल आप जो आज के डेट में मॉडर्न खेती कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे युवा साइंटिस्ट हैं, वो लोग समझेंगे। गांव के जो किसान हैं उनको उन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा हमको। तो अगर हम लोग गांव में जाएंगे तो ये शब्द हमको पता होने चाहिए, उनकी भाषा हमको पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्रीकल्चर में जानना जरूरी है। जैसे जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उन लोग अगर इंग्लिश में नहीं जानेंगे तो कॉलेज में पढ़ने में दिक्कतें आएंगी, इसीलिए आप लोग को इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्कूल तक पढ़ाई जैसे हो गया वो हो गया, अब आगे चल के धीरे धीरे करके हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज को एडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किलें होने लगती हैं। ठीक है, ओके। तो एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ओरिजिनेट हुआ है या फिर डिराइव किया गया है। कौन कौन से वो वर्ड हैं? तो वर्ड हैं एग्रोस एंड नोमस। ये जो दो वर्ड हैं जिनको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम वाले भी यही शब्द यूज करेंगे, एग्रोस एंड नोमस। ठीक है, एग्रोनॉमी जो है डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, एग्रोस एंड नोमस। तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड होता है
एंड नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, ये फील्ड एंड मैनेजमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे फील्ड, खेत बोलेंगे, खेत या फिर खेती से है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना, प्रबंध करना, समझ गए, प्रबंधन, प्रबंध करना। अगर मैं आपके घर मेहमान बन के आऊं तो मेरे लिए चाय पानी का प्रबंध करोगे ना, चाय नाश्ता का, वैसे ही प्रबंध करना, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर है, खेती में, खेती के लिए जितने भी चीजें की जरूरत पड़ेगी वहां पे किसी भी चीज को मैनेजमेंट करना, तो पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर है, खेती का जो सिस्टम है उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी करना, ठीक है। अब एग्रोनॉमी में क्या आएगा, मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आ सकते हैं, सोइल मैनेजमेंट आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट करना किसमें आएगा, एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में। समझ में आ गया ये चीजें। फिर से एक बार, एग्रोनॉमी क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। कौन कौन से, एग्रोस एंड नोमस। एग्रोस का मतलब फील्ड या फिर खेती है, एंड नोमस का मतलब मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन करना। तो ये जो दो शब्द हैं इससे आया गया है, ठीक है। ओके, ये क्लियर है, एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। ओके ओके, तो एग्रोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जान लिया क्या होता है एग्रोनॉमी, कैसे मतलब उसका ओरिजिनेट कैसे हुआ। एंड अब हम लोग देखेंगे कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो है पीटर डिक्रेसेंजी, ठीक है, पीटर डिक्रेसेंजी, पीटर डिक्रेसेंजी। ये इटली के एक रिसर्च स्कॉलर थे, ठीक है। ही वॉज एन इटालियन स्कॉलर फ्रॉम द 13th सेंचुरी, ठीक है। इटली के ये थे रिसर्च स्कॉलर 13th सेंचुरी। अगर इसके बात करें तो 1232 1307 तक इन्होंने मतलब एग्रोनॉमी के बहुत सारे ऐसे लेख लिखे, बहुत सारे ऐसे बुक्स लिखे हैं, जिनमें से एक जो फेमस बुक्स है इनका, उसका नाम है ओपस रूरेलियम, रूरेलियम कोमोडोरम, कोमोडोरम। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी। ये इटली के एक रिसर्च स्कॉलर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया 1232 1307 तक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्रोनॉमी के बारे में बहुत सारे स्टडी किया इन्होंने, बहुत सारे इन्होंने बुक्स लिखे। उस टाइम पे पहले ऐसे कोई व्यक्ति था जिन्होंने इतने सारे इन्होंने रिसर्च किए किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखा ओपस रूरेलियम कोमेड्रम, जिसमें बहुत सारे बातों को बताया गया है, ठीक है, एग्रोनॉमी के बारे में। सो ये सब सारी चीजें था, हमको याद रखना है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी या फिर एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जनक कौन है पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में, इनको जानेंगे, पीटर डिक्रेसेंजी, इनका नाम याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्रॉप क्या होता है या फिर फसल क्या होता है। अगर हम लोग क्रॉप या फिर फसल की बात करें तो हम लोग अगर मान के चलो, आप लोग अगर ये हम लोग एक पौधा यहाँ पर लिए हैं, कोई भी धान का पौधा या फिर कोई भी प्रकार का पौधा है ये, तो क्या ये क्रॉप कहलाएगा, ये बिल्कुल भी क्रॉप नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा पौधा या फिर प्लांट कहलाएगा, ठीक है, ये पौधा कहलाएगा। लेकिन अगर कहीं पे ये हमारा एक फील्ड है, खेत है, इसी में हम लोग बहुत सारे पौधे लगाते हैं, किसी भी चीज के बहुत सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारा फसल कहलाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आया। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना हुआ तो सिंपल सा आएगा, प्लांट के या फिर पौधों के वह समूह जिसे किसान अपनी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाता है, उसको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे या क्रॉप कहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा फील्ड में
बहुत सारे फसल लगाता है। कोई किसान बोलता है क्या लगाने जा रहे हो, धान लगाने जा रहा हूँ, धान का फसल है मेरा। तो क्या धान का एक ही पौधा रहता है क्या? अगर उसमें से हम लोग धान का एक पौधा को निकालेंगे उसको तो हम लोग प्लांट ही बोलेंगे। लेकिन अगर उस फील्ड में बहुत सारे पौधे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप। तो समझ में आ गया? तो प्लांट का ग्रुप को हम लोग बोलेंगे क्रॉप। ओके, क्लियर है ये चीजें? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हम लोग 7 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है? 7 प्रकार से इसको बांटा गया है। तो इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि मौसम के आधार पर। नेक्स्ट दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, आर्थिक आधार पर। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक और बोटनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक आधार पर। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज, मतलब विशेष उपयोग के आधार पर। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र के आधार पर। बेस्ड ऑन फोटो पीरियड, तो उसका समय अवधि या फिर दीप्तकालिता उसको बोला जाता है, उसके आधार पर पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है? किसका? ये क्रॉप का, ठीक है? क्रॉप का हर एक चीजों के बारे में हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि मौसम के आधार पर क्रॉप का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। ओके बच्चों, तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहला नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि मौसम के आधार पर वर्गीकरण। तो मौसम के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो पहला जो हमारा इसमें आता है, ये 3 टाइप्स के होंगे। ओके, 3 टाइप्स के मौसम होते हैं। तो 3 टाइप्स के जो मौसम होते हैं उसमें आएंगे खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। दूसरा आएगा रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। अगर आप लोगों को कोई राइटिंग में समस्या या फिर हिंदी इंग्लिश में समस्या हो तो मेरे को डायरेक्ट ही बोल देंगे, मैं शर्माऊंगा नहीं या फिर कुछ भी करूंगा नहीं, डांटूंगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि मेरा शक्ल भले थोड़ा गुंडो जैसे दिखता है पर मैं वैसा हूं नहीं, ठीक है? बहुत ही सॉफ्ट दिल का हूं। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं, डरावना शक्ल के पीछे बहुत ही शांत इंसान बैठा हुआ है, तो आप लोगों की डरने की जरूरत नहीं है मेरे से, ठीक है? तो ये खरीफ क्रॉप्स क्या होंगे, इसको हिंदी में भी खरीफ क्रॉप्स लिखेंगे, खरीफ फसल। रबी क्रॉप्स, रबी फसल। जायद फसल, जायद क्रॉप, जायद फसल। ओके, क्लियर है ये चीजें? अब हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक है? खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है और जायद क्रॉप्स क्या होता है। तो खरीफ क्रॉप्स जो होता है, जैसे सीजन है, ठीक है? इसको आप लोग बेसिकली ऐसा समझिए, ये जो खरीफ है, जैसे बरसात आता है तो बरसात का जो समय है उसको खरीफ बोलते हैं। जो ठंडी का समय आता है उसको रबी बोलते हैं। जो गर्मी का समय है उसको जायद का क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, जायद चल रहा है। ओके, तो हम लोग इसमें 3 चीजें देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स हैं तो इसमें हम लोग 3 चीजें क्या क्या देखेंगे। सोविंग टाइम, यानी कि सोविंग टाइम को हम लोग बोलेंगे बुआई का समय, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे बुआई का समय। दूसरा लिखेंगे, देखेंगे हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम मींस कटाई का समय, कटाई का समय लिख लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस तापमान। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे कवर होते चलेगा। राइटिंग वाइटिंग ये सब ध्यान मत दो, मेरा भी मत दो, अपना भी मत दो, क्योंकि खुद को समझ में आना चाहिए। हम लोग राइटिंग कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ओके, तो इसका सोविंग टाइम की अगर हम लोग बात करें कब बुआई किया जाता है, तो जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा। बरसात का सीजन कब आता है, जून में स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी बुआई का जो समय होता है जून से जुलाई होता है। हार्वेस्टिंग टाइम, कटाई का समय कब होता है, तो हमारा जो फसल है, क्रॉप जो है 3 से 4 महीने का होता है। तो कटाई का जो समय आता है ये आता है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है? अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई हो जाता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है। अब टेम्परेचर की हम लोग इसमें बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, इसके बाद ग्रो करते हैं। ओके, तो किसी भी चीज के लिए, मतलब जो प्लांट है, जो क्रॉप है हमारे, उसको फ्लावरिंग के लिए या फिर उसको ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए टेम्परेचर चाहिए रहता है, मतलब सही टेम्परेचर चाहिए। ओके,
तो इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, किसको, खरीफ क्रॉप्स को। किस लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको उगने के लिए और फलन पुष्पन के लिए चाहिए होता है कितना टेम्परेचर, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये किस टाइप के क्रॉप हैं, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, मतलब ज्यादा तापमान, इसको ज्यादा तापमान चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, प्लस रेनफॉल रिक्वायर्ड। अब खरीफ में बारिश ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा ये सब चीजें, ठीक है, पानी ज्यादा चाहिए होता है किसको, खरीफ क्रॉप को। बिना पानी के होगा क्या, नहीं होगा, पानी चाहिए इसको। ओके, क्लियर है ये चीजें। खरीफ क्रॉप्स में हमने क्या क्या देखा, सोइंग टाइम जून से जुलाई, हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर से नवंबर, टेम्परेचर क्या है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं, आप लोग गांव वाले हो तो गांव वाले आप लोगों को पता होगा, मैं मुंह से बोल दूं या फिर आप लोग को यहाँ पे लिख के दूं, आप लोग बताना जैसे आप लोगों को सुविधा लगे। खरीफ क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे, इसमें पहला तो आ जाएगा राइस। राइस मतलब धान, आप लोग लिख लेंगे हिंदी वाले। मेज, मेज मीन्स मक्का। इसके बाद और कौन कौन से आएंगे, पल मिलेट मतलब बाजरा, पल मिलेट इसको बाजरा बोलते हैं हिंदी में। अभी ये सब को तो बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आ जाते हैं ग्रीन ग्राम, मूंग, ग्रीन ग्राम इसको बोला जाता है मूंग, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी मूंग लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन भी हमारा क्या है, खरीफ का क्रॉप है। इसके बाद आ जाएगा ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, हम जिसको गांव में क्या बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, मूंगफली। तो मूंगफली को बादाम बोला जाता है, बादाम जबकि है नहीं। नेक्स्ट आता है पीजन पी। पीजन पी मतलब, पीजन पी मतलब अरहर। ओके, जिसका दाल बड़े चाव से आप लोग खाते हो, अरहर हो गया। फिर कॉटन आ गया, कॉटन मतलब कपास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सीसम। सीसम मतलब तिल, ओके, सीसम ऑयल, तिल। फिर आ जाएगा क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन मतलब गवार, शहर में रहती तो ये शहरी कहलाती, क्लस्टर बीन। गवार, गवार फली जानते हो, वही है गवार। फिर आ जाएगा काउपी। काउपी लोबिया इसको बोला जाता है, काउपी को लोबिया। ये एग्जाम्पल हैं सारे, ठीक है। काउपी हो गया, लोबिया हो गया। फिर इधर कहाँ लिखूं अब भाई, ऊपर वाले को मिटा देता हूं अब, जो भी चीजें हैं। हालांकि ये सारी चीजें आप लोग को नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पर आप लोग ये सब चीजें लिखोगे तो आप लोग को याद रहेगा। फिर आ जाएगा ढेंचा, ये सब चीजें, ढेंचा हो गया, सनहिम हो गया। ढेंचा ढेंचा ही रहेगा भाई हिंदी इंग्लिश में। सनहिम इसको हिंदी में बोला जाएगा सनई, सनई। फिर इसके बाद सुगर केन। सुगर केन जानते हो आप लोग, सुगर केन ये हो गया गन्ना। गन्ना को कहा जाता है सुगर केन, जिसको बड़े चाव से आप लोग खाते हो। या फिर अभी गर्मी का मौसम जैसे ही गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, बड़ा गिलास 20 रुपए, ये वाला है, ठीक है। तो अभी काफी ट्रेंड में रहेगा सुगर केन, गन्ना, गन्ने का जूस। क्लियर है ये सब चीजें, एक एक चीजें देख लो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, याद होना चाहिए प्रॉपर ये चीजें। आप लोग को पूछा जाए खरीफ क्रॉप कौन से हैं, राइस में जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें राइस है, ए नंबर राइस हो गया, बी नंबर कुछ और हो गया, डी नंबर कुछ और हो गया, सब चीजें, ठीक है। तो खरीफ, रबी और जायद तीनों के कौन कौन से क्रॉप्स हैं, ये सब चीजें याद होना चाहिए हमको। क्लियर है इतना कुछ, कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में ना पूछें, सीधा मेरे को पूछें फोन करके, ओके। अब सेकंड आ जाते हैं रबी क्रॉप्स में। रबी फसल की बात करें तो इसमें मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया हूँ, ओके।
रबी फसल की बात करें तो इसका जो बुआई का समय है, सोविंग टाइम, वो होता है अक्टूबर से नवंबर। ओके। और इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, कटाई का समय, वो होता है फरवरी से मार्च का। और इसका टेम्परेचर है, जो फलन पुष्पन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है, ओके, फ्लावरिंग एंड ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रबी फसल कौन कौन से होते हैं, रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं वीट, वीट को हिंदी में बोला जाता है गेहूं, ग्राम, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों। ओके, ये थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। सरसों होता है, बार्ले, जौ, ओट्स, जई, लिनसीड, अलसी, रेड लेंटिल जो मसूर दाल खाते हैं वो हो गया। फिर टोबैको, तंबाकू, बीटरूट, बीटरूट किसको बोलते हैं, शकरकंद, लूसन, रिचका, बरसीम, बरसीम को बरसीम ही लिखो, पोटैटो, आलू, इसके बाद लाही जो मस्टर्ड आता है एक प्रकार का, उसको लाही बोला जाता है। इस पर शरदकालीन गन्ना जो ऑटोमन प्लांटेड शुगर केन जो सर्दी के समय लगाया जाता है, वो सब सारी चीजें। तो ये है पूरा रबी क्रॉप्स के डिटेल्स, ये सारी चीजें, ये टू द पॉइंट है। इसी में से क्वेश्चन जो भी आने हैं बनेगा, और एक्स्ट्रा बनेगा तो वो सब नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है। तीसरा हम लोग देखेंगे जायद क्रॉप के बारे में, जायद फसल। ओके, तो जायद फसल मतलब गर्मी वाले फसल, ओके, जो गर्मी के समय पे लगाया जाता है। तो गर्मी के समय क्या क्या लगाया जाता है, वो सारी चीजें हैं। और इसका सोविंग टाइम मतलब बुआई का समय होता है फरवरी से मार्च। ओके, हार्वेस्टिंग टाइम इसका कटाई का समय होता है जून से जुलाई। और इसका टेम्परेचर होता है जो फलन पुष्पन के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए रहता है, तापमान चाहिए रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये चीजें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हम लोग ब्लैक ग्राम जो उड़द है वो गर्मी के समय लगाते हैं, सोरघम जो ज्वार है वो, सनफ्लावर सूरजमुखी आप लोग देखे होंगे, तो अभी का जो मौसम होता है जायद वाला उसी में लगाते हैं, फोडर सोरघम, चरी, फोडर मेज मक्का चरी जो चाय फसल की लगाया जाता है वो सब चीजें, एंड कुकर बीटस एंड गार्ड वेजिटेबल्स मतलब कद्दू वर्ग के जितने सब्जियां आती हैं वो सारी चीजें जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब सीजन के आधार पर, मौसम के आधार पर जो वर्गीकरण था वो सारी चीजें था हमारे पास। खरीफ, रबी और जायद की जो क्रॉप्स था वो तीनों डिटेल कंप्लीट हो गए। ठीक है, खरीफ का अगर हम लोग वही बात करें तो खरीफ का जो सोविंग टाइम होता है, बुआई का समय होता है जून से जुलाई होता है। हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो आता है अक्टूबर से नवंबर। टेम्परेचर चाहिए रहता है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, हाई रेनफॉल रिक्वायर्ड रहता है। कौन, जो खरीफ क्रॉप है वो सारे क्रॉप्स। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स ठंडी में आता है। तो ठंडी का जो क्रॉप्स होता है रबी क्रॉप्स, वो अक्टूबर से नवंबर में उसका सोविंग टाइम होता है। हार्वेस्टिंग टाइम उसका फरवरी से मार्च होता है। और उसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, फलन पुष्पन के लिए वो होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट वहीं पे जायद फसल आता है, जायद क्रॉप्स आता है, गर्मी का सीजन है। तो गर्मी में ओबियसली उसका जो सोविंग टाइम आता है, लगाने का समय रहता है फरवरी से मार्च, कटाई का समय जून से जुलाई होता है जो हार्वेस्टिंग टाइम, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इतने सारी चीजें क्लियर हैं, सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए गए हैं, सारे डिटेल बता दिए गए हैं आपको, ये सारे चीजें थे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला देखा मतलब सीजन के आधार पर, मौसम के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्थिक वर्गीकरण। तो इसमें मतलब 9 टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखते जाएंगे। तो फर्स्ट जो है सीरियल क्रॉप्स, यानी कि अनाज वाली या धान्य फसलें। ये जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं तो इनमें पेनिकल पाई जाती हैं। पेनिकल क्या होते हैं, पेनिकल मैं ऊपर ऐसे मिटा देता हूँ। पेनिकल जो होते हैं, आप लोगों ने धान देखा होगा, अगर देखा होगा तो धान जो है ऐसे करके फिर ऐसे करके उसका ऐसे ऐसे करके निकलता है, उसका जो बालियां, पेनिकल मतलब बालियां निकलती हैं। तो धान हो गया या फिर गेहूं हो गया, सब में ऐसे करके पेनिकल निकला रहेगा, जिनकी बालियां, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो सीरियल क्रॉप्स रहेंगे उसमें बालियां निकले रहेंगी, इसके जो सीड रहेंगे वो मोनोकोट टाइप के होंगे।
अब मोनोकोट क्या होता है, आपने जो सीड देखा होगा राइस का सीड, तो ये क्या टुकड़े टुकड़े होते हैं या फिर सिंगल निकलते हैं? एक सिंगल होता है, ठीक है, गेहूं का भी सीड सिंगल होता है। तो ये जो सीड है ना सिंगल रहेंगे। जैसे हम लोग पल्सेस क्रॉप की बात करें तो इसके डाइकोट रहेंगे। तो जब हम लोग उसका जो सीड का वो निकालेंगे, बाहर का जो छिलका रहता है, छिलका को अगर हम लोग निकालेंगे किसी भी पल्सेस क्रॉप के, किसी भी दाल वाली फसल के, तो दाल हमेशा देखना दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो डाइकोट में आता है, जो सिंगल रहता है, सिंगल सीड रहता है, वो मोनोकोट में रहता है। छिलका उतारने के बाद जो दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है वो डाइकोट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, सीरियल क्रॉप्स में। तो सीरियल क्रॉप्स के जो एग्जांपल हैं देख सकते हो, पैडी है, व्हीट है, पर्ल मिलेट, मेज, बार्ले, ठीक है। इसमें पर्ल मिलेट बाजरा, हिंदी मीडियम वाले इसमें ध्यान देंगे, इसको बाजरा, बार्ले जौ, पैडी तो धान, व्हीट गेहूं, ये सब जान रहे हो, मेज हो गया मक्का, कोदो मिलेट, कोदो कुटकी बोलते हैं ना, लिटिल मिलेट कुटकी, फिंगर मिलेट रागी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पल्सेस क्रॉप में, जो दलहनी फसलें होती हैं। ये दलहनी फसलें किस टाइप की होती हैं, दलहनी फसलें जो होती हैं, सबसे पहले तो इसमें पोर्ट्स पाई जाती हैं, फलियां लगती हैं, ठीक है। फलियां मतलब आपने देखा होगा किसी भी दाल वाले फसलों में, मान लीजिए आप मटर को ले लीजिए, मटर को ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। फलियां ऐसे करके, एक ऐसे करके फल जैसा लगा रहेगा, इसमें इसको गोला गोला सीड सीड लगा रहेगा, तो ये क्या है, फलियां, इसी को बोला जाता है पोर्ट्स, ठीक है। इसमें पोर्ट्स लगी होती है, जैसे इसमें पेनिकल होते हैं या बालियां रहती है, वैसे इसमें पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके जो सीड होते हैं ये डाइकोट टाइप के होते हैं। डाइकोट मैं पहले ही बता दिया, जिसके सीड छिलका उतारने पर अलग अलग हो जाए वो डाइकोट, और जिसका सिंगल सीड रहेगा छिलका निकालने के बाद वो रहेंगे मोनोकोट कहलाएंगे, ठीक है। तो दलहनी फसलें में ये चीज रहेंगी। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम किसको बोलेंगे, मूंग, मूंग ग्रीन ग्राम में आएगा। ब्लैक ग्राम उड़द, उड़द काला होता है इसलिए ब्लैक ग्राम, और जो मूंग होता है वो ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन ग्राम। रेड लेंटिल मसूर, मसूर दाल जो खाते हो वाला मसूर। पिजन पी अरहर, अरहर दाल। ग्राम चना, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन बड़ी जो खाते हो। पी मटर। ग्रास पी या फिर चिकलिंग पी, तिवड़ा, ठीक है, तिवड़ा आता है। ओके, क्लियर है। पल्सेस क्रॉप और सीरियल क्रॉप में कोई डाउट है, नहीं है डाउट। तीसरा नंबर पे आ जाता है ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलें। तो सबसे पहले तो तिलहनी फसलें या फिर ऑयल सीड क्रॉप, सिंपल सा इसमें समझ में आ रहा है कि तिलहनी फसलों के बीजों से क्या निकलता होगा, तेल निकलता है। तो हाँ, तो ऑयल सीड जो क्रॉप होते हैं इनके बीज से तेल निकलते हैं, और ये दलहनी भी हो सकते हैं और अदलहनी क्रॉप भी हो सकते हैं, मतलब लेग्यूम भी हो सकते हैं और नॉन लेग्यूम क्रॉप भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सोयाबीन है, ये लेग्यूम क्रॉप भी है प्लस नॉन लेग्यूम भी क्रॉप में आ जाएगा। तो ऐसी प्रकार और भी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में यही है, ग्राउंड नट मूंगफली, सोयाबीन, मस्टर्ड सरसों, कैस्टर इसको बोला जाता है अरंडी, अरंडी का तेल आपने सुना होगा कैस्टर ऑयल। सीसम तिल, सनफ्लावर सूरजमुखी, सैफफ्लावर कुसुम। तो इस टाइप से था ये सारी चीजें। आप लोग को ये सब क्लियर है, तीनों चीजें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्लासिफिकेशन में। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है शुगर क्रॉप्स, यानी कि शर्करा वाली फसलें। तो इन फसलों से हम लोग क्या करते हैं, इन जो क्रॉप हैं, ये जो फसल हैं, इनके रस से हम लोग शर्करा बनाते हैं या फिर शुगर बनता है, ठीक है। जैसे इसमें शुगर केन गन्ना, शुगर बीट चुकंदर, तो इनके रस से शर्करा या शुगर बनेंगे। जैसे चीनी बनता है ना शुगर केन से, हमारे आसपास काफी ज्यादा बनता है सरगुजा में। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें। तो ये जो फाइबर क्रॉप हैं, इनसे रस्सी हो गए, कपड़े हो गए, टाट पट्टी हो गए, इस टाइप का हम लोग मतलब कपड़ा, रस्सी, टाट पट्टी, ये सारी चीजें बनाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में दिया है, जूट हो गया, कॉटन हो गया, कपास, ओके, सन हेम, इसको सनई बोलते हैं, ये पटसन, ढेंचा, ये सारी चीजें क्या है, फाइबर क्रॉप्स हैं। इसमें से रेशा, रस्सी टाइप से रेशा निकालकर
कपड़े, बोरे हो गए, रस्सी हो गए, टाटपट्टी, ये सारी चीजें बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर फोडर और फोरेज क्रॉप, चारे वाली फसलें। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन लोगों का भोजन के लिए, उन लोगों के चारे के लिए हम लोग कुछ ऐसे फसल को उगाते हैं जिनको चारे वाली फसल कहते हैं। जैसे उसमें से एग्जांपल में लूसन हो गया, जिसको हिंदी में रिजका बोलते हैं, बरसिम को बरसिम ही बोलते हैं, लोबिया को लोबिया ही। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आता है 7th नंबर कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस, मसाले वाली फसलें। ठीक है, तो मसाले वाली फसलें किसको कहते हैं, हम लोग घर में सब्जियां बनाते हैं या फिर कुछ और भी बनाते हैं, उसमें स्वाद के लिए या फिर सुगंध के लिए हम लोग मसालों का यूज करते हैं। ठीक है, तो मसाले में से कौन कौन मसाला आ जाते हैं, जिंजर, जिंजर हम लोग किसको बोलेंगे, अदरक, मिंट, पुदीना, कोमिन, जीरा, फेनल, सौंफ, कैरम सीड, कैरम सीड से ये क्या होता है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च हो गया, टर्मेरिक हल्दी हो गया, कार्डेमम इलायची हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, गार्लिक लहसुन, ओनियन प्याज हो गया। ओके, सब चीजें क्लियर हैं, समझ गए क्या क्या होते हैं ये सब। शुगर क्रॉप्स जिसमें शुगर बनेगी, शक्कर बनेगी, फाइबर क्रॉप जिसमें रेशे वाले कपड़े, जैसे कपड़े हो गए, बोरा हो गया, टाट पट्टी हो गया, रस्सी हो गया, ये सब बनेंगे। इसमें मतलब पशुओं को चारा खिलाने के लिए, इसमें स्वाद वाली मतलब सब्जी में स्वाद बनाना है, सुगंध बनाना है, तो सारी चीजों के लिए। ओके, क्लियर है। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिसिनल क्रॉप, औषधीय फसलें। ठीक है, तो मेडिसिनल क्रॉप का हम लोग मेडिसिन के रूप में लेते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें मिंट हो गया, पुदीना, जैपनीज मिंट, ठीक है, जापानी पुदीना बोलते हैं, मेथा जिसको बोला जाता है, जिंजर, अदरक, होली बसिल, इसको बोला जाता है तुलसी, ये तुलसी है। ठीक है, होली बसिल तुलसी, और सैलियम ये इसबगोल, व्हाइट मुलसी, सफेद मुसली इसको बोला जाता है। ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग दवाई के रूप में लेते हैं जब भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तब। ठीक है, जो घरेलू उपचार बोला जाता है ना, वही चीजें हैं। नेक्स्ट आता है 9 नंबर स्टिमुलेंट क्रॉप, यानी कि उद्दीपक फसलें। ये जो फसल है, इन लोग को हम लोग शरीर में उत्तेजना प्रकट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग देखो एग्जाम्पल में दिया है टोबैको, टोबैको को हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि एक प्रकार का नशा हो, हम लोग खो जाना चाहते हैं कहीं पे। ठीक है, टोबैको हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, अफीम हो गया, ओपियम, अफीम, धतूरा, कैनाबिस मतलब भांग। तो ये सब सारी चीजों का हम लोग सेवन तब करते हैं, कब करते हैं, जब हम लोग टेंशन में हो या फिर ब्रेकअप हो जाता है किसी का, तब भी लेते हैं ये सब चीजें। ठीक है, क्यों, एक प्रकार का ये नशा है, हमारे शरीर को मतलब मोह माया से दूर कर देता है ये सब को लेने के बाद। ठीक है, हम लोग सारी चीज भूल जाते हैं, सब चीज, हमारा टेंशन ही गायब हो जाता है, उसी को बोला जाता है स्टिमुलेंट क्रॉप। तो ऐसे मतलब टोबैको से होता है, चाय कॉफी ये सब से भी होता है, धीरे धीरे असर करता है। हम लोग लेते हैं, जैसे टी लेते हैं, चाय पियोगे तो आप लोग को नींद वगैरह गायब हो जाता है ना, कॉफी वगैरह में। तो ये सब सारे नशे वाले हैं एक तरह से कह लें, लेकिन इनका दवाई में भी यूज होता है। ओके, तो ये सारी चीजें थे हमारे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण था, तो ये खत्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग 3rd नंबर क्लासिफिकेशन में देखेंगे टेक्सोनोमिक और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, यानी वानस्पतिक वर्गीकरण। ये सब जितने भी सारे वर्गीकरण देख रहे हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि पीएटी एग्जाम के थ्रू अगर इसके जरिए हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये सब सारे याद करना पड़ेगा, हमको पता होने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्रामिनी या फिर पोएसी, जो घास वाली फसल होती है, क्रॉप होती है, उनके बारे में बात किया गया है। तो जो घास वाली फसल होती है वो कौन कौन सी होती है, वीट गेहूं, बार्ले, जौ, पैडी जो धान, सुगरकेन गन्ना, सोरघम बाजरा, पल मिलेट, सोरघम बाजरा, पल मिलेट होता है आपका ज्वार, नहीं ये बाजरा है, सोरघम ज्वार है। ठीक है, ये हो गया ज्वार, पल मिलेट है बाजरा, ओट्स, जई एंड ऑल ग्रासेस, जितने भी और ग्रासेस आएंगे, ग्रास वाली जितने भी क्रॉप्स आएंगे, ग्रासेस आएंगे, सब क्या आएंगे, ग्रामिनी या फिर पोएसी। ठीक है,
इनका जो फैमिली होगा ग्रैमिनी या फिर पोएसी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लेग्यूमिनेशी। लेग्यूमिनेशी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो उसमें आएंगे ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, रेड लेंटिल यानी कि मसूर, जो मसूर दाल आता है वो रेड लेंटिल में आएंगे, पिजन पी अरहर, ग्राम चना, सोयाबीन सोयाबीन एंड पी मटर, ठीक है। तो इतने सारे आएंगे किसमें, लेग्यूमिनेशी, जो दाल वाली क्रॉप है उसमें आएंगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना सब सारी चीजें। नेक्स्ट आएगी सोलिनेसी, सोलिनेसी क्रॉप। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से आएंगे सोलिनेसी में, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, चिल्ली, मिर्ची, ब्रिंजल, बैगन, टोबैको, तंबाकू, तो ये सारे आ जाएंगे सोलिनेसी में। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्रूसीफेरी की, ठीक है, ये सरसों वाली जो क्रॉप रहते हैं उसमें आएंगी, ठीक है। तो इसमें आएंगी मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, ये हो जाएगा राई, राई एक प्रकार का सरसों का ही, ये भी मस्टर्ड में ही आता है, राई हो गया, लाही हो गया, ठीक है, ये दोनों सरसों की वैरायटी हैं, ओके। तो राई को, लाही को रैपसीड बोला जाता है, रेडिश, मूली, फिर तारामीरा और कॉलीफ्लावर, गोभी, ठीक है। तारामीरा तो ये मैं भी नहीं जान रहा हूँ क्या होता है, कॉलीफ्लावर, गोभी, ये सब आएंगे क्रूसीफेरी फैमिली में, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मालवेशी, मतलब रेशे वाली जो फसल होती है उसमें, तो रेशे वाली फसल कौन कौन सी होंगी, कॉटन, सनहेम, सनई, कॉटन कपास, सनहेम सनई, फिर पटसन, ओकरा, भिंडी, ठीक है, भिंडी। तो ये फैमिली है इन सभी क्रॉप के। हम लोग अभी ये सब पढ़ेंगे, एक एक क्रॉप के सारे डिटेल में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब और क्लियर हो जाएंगे हमको, ठीक है। लेकिन ये सब अभी हम लोग ये, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सब जानना जरूरी है हमको। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिटी या फिर एस्टरेसी। तो कंपोजिटी एंड एस्टरेसी के एग्जाम्पल होंगे सनफ्लावर, सूरजमुखी, सैप फ्लावर, कुसुम, मेरीगोल्ड, गेंदा एंड नाइजर, रामतिल। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करें हम लोग पेडिलियेसी। पेडिलियेसी के एग्जाम्पल आ जाते हैं सीसम जो तिल है, ठीक है। नेक्स्ट टिलियेसी, टिलियेसी इसमें आ जाएंगे जूट, फालसा, ओके। नेक्स्ट फिर अम्बेली फेरी, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे कोरिएंडर, ठीक है, कोमिन, कैरोट, धनिया, जीरा और यह हो गया गाजर। एलियेसी, एलियेसी इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ओनियन और गार्लिक, ठीक है, प्याज लहसुन इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे जिंजीबरेसी, इसके एग्जाम्पल जिंजर और टर्मेरिक, अदरक और हल्दी। नेक्स्ट फिर लास्ट है यूफोर्बिएसी, इसमें कैस्टर और टेपियोका आ जाएंगे, ठीक है, कैसा हुआ। तो ये सारी चीजें थे वानस्पतिक वर्गीकरण के एग्जाम्पल, टेक्सोनोमिक और बोटनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब सारे जितने भी क्रॉप इधर देख रहे हैं ये उनकी फैमिली है इधर, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद करना पड़ेगा, पता होने चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन। आगे चल के अगर ये पता नहीं रहेगा तो हमको आगे पढ़ने में दिक्कतें होंगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिए, ओके। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में, और हमारा 4th नंबर आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज, यानी कि विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ओके। तो फसल का वर्गीकरण हम लोगों ने देख रहे थे, अब इसमें स्पेसिफिक यूज, इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप ऐसा क्रॉप होता है जिसको हम लोग तुरंत मार्केट में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, यानी कि जो किसान होता है, जो फार्मर्स होता है, ऐसे क्रॉप को उगाता है जिसे वह कमर्शियल रूप में बेच सके, उसको अपने खाने के लिए, अपने यूज के लिए नहीं उगाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसमें आता है सुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, कॉटन, टी, कॉफी, कोकोनट और रबर हो गया। ये अपने यूज के लिए नहीं उगा रहा है, इसको मार्केट में बेचने के लिए तथा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इसको उगा रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए। इसी को बोला जाता है कैश क्रॉप, ताकि मार्केट में तुरंत बेचकर लाभ कमा सके वो, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं कैच क्रॉप, या फिर इसी को बोलते हैं कंटीजेंट क्रॉप, या फिर इमरजेंसी क्रॉप बोला जाता है, इमरजेंसी क्रॉप, ठीक है। तो हिंदी में आकस्मिक फसलें। तो कैच क्रॉप, इमरजेंसी क्रॉप ऐसा क्रॉप रहता है, मान लीजिए हम लोग किसी फील्ड में
कोई भी हमारा एक फील्ड है, इसमें हम लोग कोई फसल लगाए हैं, लाइक मान लो हम लोग इसमें धान लगा दिए, तो धान लगाए हैं इसमें, तो धान हमारा जो फसल है वो बाढ़ के कारण खराब हो गया, या फिर कोई दूसरा फसल भी लगाया है तो मान लो कोई बीमारी की वजह से या फिर इंसेक्ट पेस्ट के अटैक की वजह से वो खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। जब ये खराब हो गया हमारा, यहाँ पे चलो पैडी का ही लेते हैं, धान का, हमारा ये जो मेन क्रॉप था धान का फसल, ये खराब हो गया, तो क्या करते हैं, अभी तो हमारा अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस जमीन को खाली छोड़ दिए, तो ये जमीन हमारा खाली चले जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा कुछ फसल नहीं लगाया तो, लेकिन अब ये खाली चले जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा क्या, किसान का नुकसान हो जाएगा। तो किसान क्या करते हैं, ये जो क्रॉप था, जो राइस था, पैडी फील्ड था, जो पैडी क्रॉप, तो इसके भरपाई के लिए किसी दूसरा फसल को लगाना इसके जगह पे, इसी को कहा जाता है कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप, ठीक है। और हम लोग ऐसी फसल को लगाते हैं जिससे कि वो तुरंत तैयार हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप लगाते हैं, जल्दी तैयार हो जाए, और जो राइस का पकने का समय था उसी टाइम पे वो पक के तैयार हो जाए, ऐसी हम लोग क्रॉप चुनते हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है कैच क्रॉप, कंटीजेंट या फिर इमरजेंसी क्रॉप, ठीक है। ओके, इसका जैसे कि एग्जांपल है मूंग, उड़द, लाही जो मस्टर्ड है, और लोबिया, ये सारे ऐसे क्रॉप हैं जो उग सकते हैं, जल्दी उग सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रैप क्रॉप की, या फिर कीट आकर्षक फसलें। तो क्या होता है ट्रैप क्रॉप, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, किसान क्या करते हैं, कोई भी फील्ड, ये कपास का फील्ड है, यहाँ पे कपास लगा हुआ है, तो इसके चारों ओर हम लोग ऐसी फसल को उगा देना जिससे कि क्या होगा, मान लो यहाँ पे कपास के चारों ओर ओकरा लगाना, ओकरा भिंडी को बोला जाता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर भिंडी लगा दिए, ये चारों ओर हम लोगों ने भिंडी लगा दिया। हमारा मेन क्रॉप क्या था, कपास था, कॉटन, ठीक है, हमारा मेन क्रॉप है कॉटन। तो यहाँ पर ओकरा लगा देने से जो भी इंसेक्ट इसमें अटैक करता, ठीक है, किसमें अटैक करता, कॉटन में, वो अब किसमें अटैक करेगा, यहाँ पे जो भिंडी लगा हुआ उसमें। हम लोग अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे लगाए हैं इसको, मतलब इंसेक्ट को अटैक, मतलब अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा, ठीक है, तो उसके लिए। तो फिर यहाँ पर ये फ्लावर वगैरह निकले रहेंगे, तो जो इंसेक्ट पेस्ट आएगा वो देख नहीं पाएगा इसके अंदर का जो क्रॉप लगा हुआ है, जो हमारा मेन क्रॉप है, वो आकर सीधा किसको अटैक करेगा, ये जो यहाँ पे भिंडी लगा है साइड साइड में, उसको अटैक करेगा, और हम लोग का जो मेन क्रॉप रहेगा ये सुरक्षित रहेगा। तो इसी को कहा जाता है ट्रैप क्रॉप। बेसिकली ये है जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको फंसाना जाल में, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग एक जाल बिछाए कॉटन के चारों ओर, कपास के चारों ओर, जिसमें जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे ट्रैप हो गया, फंस गया, ओके, अंदर तक जा ही नहीं पाया, नुकसान नहीं पहुंचा पाया हमारा जो मेन क्रॉप है उसको। तो हम लोग अपने मेन क्रॉप को, हमारा जो मेन फसल है हमारा, उसको बचाने के लिए उस फसल के चारों ओर एक जाली बनाना, या फिर कह ले दूसरे फसल को उगाना, जाली बनाना उसी को, ताकि जो इंसेक्ट रहेगा वो हमारा मेन फसल तक ना पहुंच जाए और हमारा मेन फसल को हानि ना पहुंचा पाए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रैप क्रॉप, ठीक है। तो एग्जांपल वही है, कपास के चारों ओर भिंडी लगाना या फिर ओकरा लगाना। नेक्स्ट आ जाता है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप या फिर इसको सोइल कंजर्वेटिव क्रॉप बोलेंगे, ठीक है, मृदा आरक्षित फसलें, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, कवर क्रॉप या मृदा आरक्षित फसलें, हम लोग ऐसी फसल का चुनाव करते हैं जिससे जो हमारी मिट्टी है वो मतलब पानी के द्वारा कटाव होने से या फिर हवा के माध्यम से कटाव होने से बचती है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग का जो फसल चूज करते हैं, लाइक मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया, मूंगफली जो ग्राउंड नट होता है, तो आपने ग्राउंड नट अगर देखा होगा आपके फील्ड में या फिर इनमें से कोई भी फसल, तो इनकी जो जड़ें होती हैं, ध्यान देना, जो मिट्टी होती है, सोइल होती है, उनको जकड़ कर पकड़े होती हैं, ठीक है। अगर आप मूंगफली उखाड़ोगे तो साथ में मिट्टी को भी लेकर उखड़ती हैं, ओके। तो इतनी कसकर पकड़ी रहती हैं सोइल को कि जब बारिश का पानी आता है, बाढ़ आएगी, हवा चलेगी, तो क्या होगा, सोइल को काट के नहीं ले पाएगा वहां से,
क्यों? क्योंकि जो हमारी क्रॉप है वो जमीन के जो मिट्टी है उसको कस कर पकड़ी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग फसल लगाते हैं, तो वही कहलाता है कवर क्रॉप या फिर सोइल कंजर्वेटिव क्रॉप, मृदा आरक्षित फसलें, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है मूंग, उड़द और लोबिया और मूंगफली। ओके, क्लियर है कवर क्रॉप। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिकेटर क्रॉप या फिर सूचक फसलें। ये क्या होता है? एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? मेज और सनफ्लावर हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोग किसी भी फील्ड में, मतलब हम लोगों ने खेत में लगाया हुआ है, मक्का लगाया हुआ है, ठीक है। तो मक्का क्या करे, कैसे इंडिकेट करेगा? क्योंकि कोई भी हम लोग फसल लगाते हैं या फिर कोई भी हम लोग प्लांट देखते हैं तो न्यूट्रिएंट और लिक्विड फॉर्म में लेता है। ओके, जो भी पोषक तत्वें हैं उसको क्या करता है, द्रव के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। इसके बाद जो भी है प्रोसेस है सनलाइट के माध्यम से, वो मान लो फोटोसिंथेसिस को करना रहता है, तो सनलाइट के माध्यम से क्लोरोफिल के थ्रू अपना भोजन तो बनाता ही है, लेकिन जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, सब चीज लिक्विड फॉर्म में अपने रूट से होते हुए ऊपर सारे जितने भी हैं ब्रांचेस हो गए या फिर ऊपर टॉप तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर कुछ कमी होगा, मान लो चलो वाटर का कमी होगा या फिर किसी न्यूट्रिएंट का कमी होगा, तो जो मक्का है, जो मेज है हमारा, वो फट से इंडिकेट कर देगा, ठीक है। मान लो इसका जो क्या बोले, अच्छे से इसमें पानी नहीं मिलेगी या फिर ज्यादा पानी भराव रहेगी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपना कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेट कर देगा, या तो पत्ती मुरझाने लगेगा या तो उसका क्या बोलते हैं प्लांट सही से उगेगा नहीं, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से कोई ना कोई इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर मतलब समझ रहे हो, हम लोग को दाएं जाना रहता है तो गाड़ी का इंडिकेटर का राइट वाला हम लोग चालू करते हैं इंडिकेटर, तो वही इंडिकेट करना, बताना, सूचना करना, ठीक है। तो वही है इंडिकेटर क्रॉप, सूचना दे देता है। नेक्स्ट आते हैं प्रे क्रॉप या फिर शिकारी फसलें। इसका एग्जाम्पल है बरसीम, ठीक है। शिकारी फसलें क्या होते हैं, शिकार करने से है, ठीक है, समझ में यहीं पे आ रहा है। तो ऐसी फसल जो जैसे कि बरसीम है, ये क्या करता है, अपने रूट के माध्यम से कोई फिजिकल रूप से या फिर किसी केमिकल रूप से अपने रूट के माध्यम से कोई केमिकल छोड़ दिया, जिससे इसके बाद जो भी क्रॉप उगेंगी या फिर जो भी खरपतवार रहेंगी वो मर जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ मतलब केमिकल छोड़ती हैं ताकि वो दूसरे प्लांट जो लगाते हैं, दूसरे क्रॉप रहेंगे, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ओके, इतना था, क्लियर हो गया सब चीजें। हमने क्या क्या पढ़ा, कैश क्रॉप, कैच क्रॉप, ट्रैप एंड कवर क्रॉप, सोइल कंजर्वेटिव, इंडिकेटर क्रॉप एंड प्रे क्रॉप, शिकारी क्रॉप। तो ये सारी चीजें होते हैं। ओके, फिर 7वें नंबर पे है हमारा हब क्रॉप। हब क्रॉप एक ऐसा फसल होता है जिससे हम लोग ज्यादा लाभ कमाते हैं बाकी फसलों की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये शहर के निकट होता है, शहर के निकट इसको खेती किया जाता है। शहर के निकट खेती करेंगे तो मार्केट हमारा पास रहेगा, तो हमको बेचने में आसानी होगी, प्लस अच्छा रेट हमको मिलेगा। अगर कोई क्रॉप कहीं दूर से लेकर आ रहा है, कोई फसल को, कोई सब्जियों को या फिर किसी भी चीज को, तो दूर से लाने में समय लगेगा, हो सकता है कुछ फसल भी खराब हो जाए जिसके वजह से कम दामों में बेचना पड़े। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं दिक्कतें, ठीक है। इसलिए जो हब क्रॉप मतलब एक चारों ओर, शहर के चारों ओर, मतलब यहाँ पे हब में है, ठीक है, ये शहर है और उसके सेंटर में है हमारा क्या, हम लोगों ने किया है सब्जियों की खेती। तो हमारे लिए हर चीजें पास में पड़ेगा और हमारा यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा मार्केट का, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको महंगे रेट में बेच सकते हैं। तो बाकी जो सब्जी रहेगी, बाकी जो फसल रहेगी, उससे हमको अच्छा दाम मिलेगा। नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ग्रीन मैन्योर क्रॉप मतलब हरी खाद वाली फसलें। हरी खाद वाली फसलें, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग अपने खेत में, फील्ड में कोई भी ऐसी फसल लगाते हैं, जैसे सन हेम्प हो गया, सनई, लोबिया, मूंग या फिर ढेंचा को हम लोग उगाते हैं। तो हमारा फसल उग गया, इसके बाद जब ये फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब इसके फ्लावर निकलने लगते हैं, फूल खिलने की अवस्था आती है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्रॉप है उसको दबा देते हैं सोइल में ही, ठीक है, मिट्टी में दबा देते हैं इस प्रकार से, ताकि वो सड़ के खाद का रूप में बन जाए, ठीक है। हम लोग किसी भी माध्यम से, रोटावेटर के माध्यम से या फिर हल चला दिए, किसी तरीके से इसको हम लोग खेत में ही दबा देते हैं,
ताकि वो खाद के रूप में आ जाए, इसी को बोला जाता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम लोग बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो इसमें 3 प्रकार से हम लोग वर्गीकृत किए हैं। एनुअल क्रॉप, एक वर्षीय फसलें, बाइनियल क्रॉप, द्विवर्षीय फसलें, और पेरेनियल क्रॉप, बहुवर्षीय फसलें। ठीक है, तो एनुअल क्रॉप क्या होता है? एक वर्षीय फसलें। तो ऐसी क्रॉप जिसको जो 1 साल में तैयार हो जाती है, या फिर 1 साल या फिर 1 सीजन में तैयार हो जाती है, उसको बोला जाता है एक वर्षीय फसलें। जैसे कि हम लोग बीज लगाए, कोई भी सीड लगाए, सीड के बाद वो क्या प्लांट बनेगा, प्लांट के बाद वो फ्लावरिंग करेगा, फ्लावरिंग करने के बाद वो इसके बाद वापस से सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन फिनिश। इसका लाइफ साइकिल बस इतना तक रहेगा। ठीक है, एक वर्षीय फसल में या तो खरीफ फसलें भी, रबी फसलें, जायद फसलें, तीनों प्रकार के फसलें आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिए गए हैं वीट, बार्ली, मेज, पर्ल मिलेट, कॉटन एंड सोयाबीन। ठीक है, तो ये सारे क्रॉप दिए गए हैं एनुअल क्रॉप के, 1 साल में तैयार होंगे या फिर 1 सीजन में तैयार होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वर्षीय फसलें। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बाइनियल क्रॉप या फिर द्विवर्षीय फसलें। तो ये 2 साल में तैयार होंगी। पहला साल में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वानस्पतिक वृद्धि होगा। इसके बाद दूसरे साल में वो मतलब ऐसे के बाद मतलब पहला साल जो रहेगा उसमें जड़ बनेंगी, पत्ते बनेंगे, फिर उसके दूसरा साल में वो बीज बनेगी, फ्लावर आएंगी, फ्लावरिंग आएगा, बीज बनेगी, इसके बाद ये सब क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब चीजें होंगे। ओके, तो इस टाइप का जो फसल है उसके एग्जांपल है ओनियन है, कैरोट है, रेडिश है, सलजम, बीटरूट, ये सब फसलें आती हैं। अब इसमें एक चीज आता है, आप लोग के मन में डाउट आ सकता है, जैसे ओनियन है, रेडिश है, सलजम है, ये तो एक सीजन में तैयार हो जाता है ऐसे करके। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, ऐसे देखें तो जो ओनियन है उसको हम लोग किस पर्पज से ग्रोथ करते हैं? ओनियन को हम लोग उसके नीचे का जो बल्ब है तो इसके लिए हम लोग ग्रो करते हैं। जैसे ही हमारा ये बल्ब रेडी हो जाता है, ये कांदा जो रेडी हो जाता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हमारा पर्पस रहता है क्या? इसके लिए, इसको खाने के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, ना कि हम लोग सीड उगाने के लिए। अगर इसको 1 साल के बाद और नेक्स्ट साल छोड़ोगे, अगले साल, तो फिर ऊपर ऐसे जाएगा, फिर वहां से फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग छोड़ के देखना, अगर आपके घर में ऐसे खेती वगैरह होगा तो ऐसे छोड़ना। तो 1 साल में क्या करता है, ये अपना रूट वगैरह स्टैब्लिश करता है, अपना जो लीफ है वो सब अच्छा से तैयार करता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फ्लावर आएगा, फिर सीड आएगा, तब तक रहेगा। ठीक है, तो ये है द्विवर्षीय फसल, 2 साल में तैयार होगा। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिए हैं सब 2 साल में तैयार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरेनियल क्रॉप या फिर बहुवर्षीय फसलें। ये ऐसी क्रॉप होती है जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, उससे ज्यादा, बहुत साल, मतलब 3 साल या फिर उससे ज्यादा समय लगाता है तैयार होने में। ठीक है, तैयार होने में समय लगाता है। इसके बाद तैयार जब हो जाता है एक बार, इसके बाद हर साल वो मतलब फ्रूट देगा या फिर फल फूल देगा, जो भी देगा वो देते रहेगा हर साल। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, मतलब उद्यानिकी फसलें, जिमीकंद हो गया, शकरकंद हो गया, टर्मरिक जो हल्दी है वो, जिंजर, अदरक, नेपियर ग्रास, इसको हाथी घास बोलते हैं। हाथी घास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे कि हाथी छिप जाते थे इसमें। ठीक है, ये चारे वाली फसल के लिए यूज होता है। फिर आता है सुगर केन, गन्ना। तो ये सब जो फसलें हैं ये बहुवर्षीय फसलें हैं। ठीक है, तो तैयार होने में समय लगता है, मतलब 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। इसके बाद जब तैयार हो जाता है, इसके बाद हर साल इससे हम लोग मतलब फ्लावर लेना है फ्लावर ले सकते हैं, फ्रूट लेना है फ्रूट ले सकते हैं, मतलब जिस पर्पस के लिए वो तैयार किया गया है उस पर्पस के लिए। पर 2 साल से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ में आ गया एनुअल क्रॉप क्या होता है, बाइनियल क्रॉप क्या होता है और पेरेनियल क्रॉप क्या होता है। ओके, क्लियर है? बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। ठीक है, तो प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ओके, तो साइंटिस्ट थे एक, मतलब गार्नर एवं एलार्ड, गार्नर एंड एलार्ड, तो उन्होंने फोटो पीरियड के आधार पर फसलों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ये क्या है, शॉर्ट डे क्रॉप्स, मतलब अल्प प्रकाशकालीन पौधे। सेकंड है लॉन्ग डे क्रॉप्स, दीर्घकालीन प्रकाश
पौधे, दीर्घ प्रकाशकालीन पौधे। तीसरा है डे न्यूट्रल क्रॉप्स, यानी कि प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। ठीक है, तो इस 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोटो पीरियड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप को, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियड पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, बिना सनलाइट के, बिना फोटो पीरियड के संभव नहीं है। ठीक है, उसका फ्लावर आ ही नहीं सकता। तो इस प्रोसेस को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट डे क्रॉप्स। तो शॉर्ट डे क्रॉप से ही हम लोग समझते हैं कि छोटा समय। ठीक है, तो इस शॉर्ट डे क्रॉप्स में मतलब जो क्रॉप्स हैं हमारे पास, उसको फ्लावरिंग करने के लिए कम से कम 8 to 11 आवर, ठीक है, 8 to 11 आवर, 8 से 11 घंटे इसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। समझ गए। तो इसमें क्या होना चाहिए, 8 से 11 घंटे इसको लाइट चाहिए, जिससे वो फ्लावरिंग कर पाए। इसका मतलब इसमें क्या है, दिन छोटा रहेगा। ठीक है, दिन छोटा रहता है और नाइट लंबी रहेगी। ठीक है, नाइट लंबी रहेगी, दिन छोटा, रात लंबा रहेगा। दिन में 8 से 11 घंटे कम से कम इसको फ्लावरिंग के लिए चाहिए, तो उतना काफी है। तो उसके एग्जाम्पल हैं कुछ, राइस, मेज, पर्ल मिलेट, सोरगम, सुगरकेन एंड खरीफ के जितने भी क्रॉप हैं सब इसी में आते हैं। ठीक है, किसमें, शॉर्ट डे क्रॉप में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं लॉन्ग डे क्रॉप्स। अब लॉन्ग डे क्रॉप से हम लोग क्या समझते हैं, जाहिर सी बात है, फ्लावर तब आएगा जब दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। मतलब इसको फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए, ठीक है, पुष्पन और फलन के लिए 11 घंटे से अधिक इसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। 11 घंटे से अधिक, 11 आवर से अधिक इसको चाहिए, सनलाइट चाहिए, ताकि ये अपना पुष्पन और फलन कर सके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं, वीट है, गेहूं, बार्ले, ग्राम, पी, रेड लेंटिल, ओट्स, बरसीम एंड रबी क्रॉप्स। मतलब रबी क्रॉप्स में जितने भी क्रॉप आते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, लॉन्ग डे के क्रॉप्स कहलाएंगे। ओके, ये भी क्लियर है। इसमें दिन लंबी, रात छोटी चाहिए, मतलब इसको अपना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए समय चाहिए 11 घंटे से अधिक चाहिए, कम से कम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डे न्यूट्रल क्रॉप्स या फिर प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉप को फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे दिन लंबी हो चाहे रात छोटी हो। ठीक है, कितना घंटा का टेम्परेचर, मतलब सनलाइट कितना आवर का पड़ेगा, कितने घंटे का पड़ेगा, इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, तो इसको कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम निष्प्रभावी पौधे हैं। ओके, तो ये कभी भी दिन छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, ये अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपने मन से कभी भी कर लेगा। ओके, तो इसमें जो आते हैं जैसे कॉटन हो गए, कपास, सनफ्लावर, सूरजमुखी, टोमेटो, पैडी, जो पैडी के धान के जो बौनी प्रजातियां होती हैं वो सब इसमें आते हैं प्रकाश निष्प्रभावी पौधे में। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये है बेस्ड ऑन दी फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये आखिरी है, 7वां नंबर, 7 पॉइंट के थे। तो इसमें 3 टाइप्स के हैं, C3 प्रकार के पौधे हैं, C4 प्रकार के पौधे हैं और कैम प्रकार के पौधे। ठीक है, ट्रिशुलेशन, एसिड, मेटाबोलिन। ओके, तो हम लोग C3 प्रकार के पौधे के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली ये प्लांट जो है केल्विन साइकिल को फॉलो करता है। और इसके फीचर की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन कंपाउंड वाला बनता है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ओके, क्लियर है ये चीजें। और मॉडरेट टेम्परेचर में अच्छा ग्रो करते हैं, प्लस फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, और इससे फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसमें, वीट, बार्ले, ओट्स, पैडी, मस्टर्ड, मूंग और उड़द दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें C4 प्रकार के पौधे की। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट्स होता है ना, ये फ्लो करता है हैच एंड सेक पाथवे को फॉलो करता है, हैच एंड सेक पाथवे को ये फॉलो करता है।
और इसके फीचर बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कंपाउंड वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ओके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला बनता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और ब्राइट लाइट में बेस्ट होता है, फोटो रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है इसमें, और वाटर यूज एफिशिएंसी हाई होती है। ओके, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेज हो गया, शुगर केन, पर्ल मिलेट और चौलाई आते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कैम प्लांट की, इसमें कैप्सुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये प्लांट जो है ना, इसी कैप्सुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म को ही फॉलो करते हैं, और रात में CO2 लेते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, जो इसका स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में खुलते हैं, नाइट में ओपन होते हैं, इसलिए CO2 लेते हैं नाइट में और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये ड्राई कंडीशन में एडॉप्टेड रहता है, ड्राई कंडीशंस के लिए, जहाँ पे सूखे पड़ते हैं। ठीक है, रेगिस्तान वाले जगहों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। वाटर लॉस कम होता है, क्योंकि ओबियसली जाहिर सी बात है रेगिस्तान वाले जगह में पानियों की कमी होता है, तो वाटर लॉस कम ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अनानास, पाइन एप्पल, नागफनी, कैक्टस, तो आर्किड, सीरस, ओनियन, गार्लिक, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, कंप्लीट है, समझ में आ गया। C3 प्रकार के पौधे, C4 प्रकार के पौधे एंड कैम, इतना था। इसमें सिंपल सा बात है, ये क्या फॉलो करते हैं, ये केल्विन साइकिल को फॉलो करते हैं। C3 प्रकार के पौधे 3 कार्बन कंपाउंड वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है, और C4 प्लांट ये हैच एंड सेक पाथवे को फॉलो करते हैं, और ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और कैम ये कैप्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को ही फॉलो करते हैं। ओके, रेगिस्तान वाले जगह में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें थे, ये कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स वाला पार्ट है, ये चैप्टर है, ये फिनिश होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी का जो है वो आगे बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, थैंक यू।